मॉर्निंग बच्चों, मैं नूतन और आपको कक्षा 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था जो आप रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे उसके बारे में आज मैं आपको कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में समझाऊंगी। तो आप बच्चों हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जो कक्षा 12 का जो हमारा आज का विषय है वो अध्याय 1 का ठोस अवस्था है। इसमें जो हम बिंदु देखेंगे वह रहेंगे हमारे, सबसे पहले हम देखेंगे ठोस क्या है, क्योंकि आपने पूर्व कक्षाओं में भी ठोसों के गुणों के बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, आप जानते होंगे उसके विषय में ठोस हम किसे कहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पूर्व की जानकारी से आधारित आपको थोड़ा रिकैप करा देते हैं। ठोस किसे कहते हैं? ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है ना, और जिनके कण जो होते हैं वो एक निश्चित आयाम में व्यवस्थित होते हैं। इन कणों की जो आकृति होती है वो इनकी जो कणों अवयवी कण जो इसमें स्थित होते हैं उनके एक निश्चित पैटर्न में, जब वो रेगुलरली एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो हमें ठोस के पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये अवयवी कण ठोसों में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वह हो सकते हैं परमाणु, अणु, आयन, कण, ये सभी ठोसों के जो अवयवी कण कहलाते हैं। और जब ये अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक ठोस पदार्थ का नाम इन्हें हम दे देते हैं। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि जो हम गैस के देख रहे हैं, गैस में जो अणु या उसके अवयवी कण है वो अव्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम द्रवों को देखेंगे तो द्रव में ये अवयवी जो कण है ये गैसों की अपेक्षा में थोड़ा व्यवस्थित है। परंतु जब हम जाएंगे ठोसों के पास तो ठोसों में हम ये देखेंगे जो इसके जो अवयवी कण है वे सभी एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। तो ठोसों के जो मुख्य गुण ये हम देखते हैं, इसमें जितने भी अवयवी कण होते हैं, चाहे वह परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, कण हो, वह सभी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब जब ये निश्चित व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित रहेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा उनके गुणों में? ठोसों के जो गुण हैं तो उससे ये होगा, उसका आकार निश्चित हो जाएगा, उनका आयतन निश्चित हो जाएगा, है ना, वो कठोर हो जाते हैं, उनके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, वे सभी निश्चित हो जाते हैं। और जो ये अवयवी कण होते हैं ये दीर्घ पराश में मतलब एक लंबे क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो बच्चों आपको ये जो पुराने ज्ञान था ये आपको पता होगा। अच्छा, जो कणों के बीच की जो दूरी होती है, ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी को, उसको आप सभी जानते होंगे, आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, उसे कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ठोस होते हैं उनके मध्य में जो अंतरा आणविक दूरी होती है बहुत कम होती है, बहुत न्यून होती है, जिससे क्या होता है, इन कणों के जो मध्य आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक प्रबल होता है, वह द्रव और गैस की अपेक्षा में प्रबल होता है, जिससे ये जो कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। इससे इस गुण का ये सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इससे जो है उस ठोसों के जो गुण होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्वथनांक और गलनांक ये सभी निश्चित हो जाते हैं। एक निश्चित क्वथनांक पर ही जो कोई भी ठोस होगा उसका क्वथनांक निश्चित हो जाएगा, उसका गलनांक निश्चित हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे कि अगर बर्फ है वो पिघलेगी, क्योंकि बर्फ एक ठोस होती है, वो पिघलेगी तो वह 0 डिग्री के बाद ही वह द्रव अवस्था में आएगी, है ना। तो ये टेम्परेचर इसका फिक्स हो गया है कि इसका गलनांक कितना होगा। अब बच्चों हम देखते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो आप पूर्व में जानते थे कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखेंगे ठोसों के भी कितने प्रकार होते हैं। ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे, उनके गुणों के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, तो सबसे पहला जो मुख्य गुण है इसका, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। दूसरा जो मुख्य गुण है इसका, ये एनाइसोटॉपिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और
इनके जो कुछ गुण होते हैं जैसे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी गुण जो होते हैं इनके निश्चित हो जाते हैं। पर ये निश्चित होते हैं, दिशाओं के आधार पर निश्चित नहीं कर पाएंगे हम इसे, क्योंकि जो इनका मुख्य गुण होता है वह होता है विषमदैशिकता का। विषमदैशिकता का गुण वह गुण कहलाता है कि यदि हम किसी भी ठोस को अगर हम इस दिशा से देखेंगे या इस दिशा से देखेंगे तो प्रत्येक दिशा से जो इसके जो विषमदैशिक गुण होंगे जैसे कि अपवर्तनांक हो गया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे। आप यहाँ पर एक ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, और इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी अवयवी कण हैं वो अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ये मुख्य एक लक्षण है क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का। जो यहाँ पे क्रिस्टल ठोस है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसे कहते हैं अमॉर्फस। ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दोनों का मुख्य अंतर यही होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसमें जितने भी अवयवी कण होंगे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। चाहे हम किसी भी दिशा से उस अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम किसी भी एंगल से हम इसे काटेंगे तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से अवयवी कणों की संरचना प्राप्त होगी, इनके विषमदैशिक गुण प्राप्त होंगे जैसे कि अपवर्तनांक। परंतु जब हम अक्रिस्टलीय ठोस में जाएंगे इसमें हम किसी भी दिशा से अगर इस पदार्थ को हम काटेंगे, क्योंकि ठोस है, ठोस पदार्थ को हम आसानी से काट सकते हैं, है ना। चाहे अगर अधिक ठोस पदार्थ है, आप सभी जानते हैं, अगर हम कांच को काटेंगे तो कांच जो हमारा हो जाता है वो अमॉर्फस हो जाता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ हो जाता है। उसके लिए हम हीरे का प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हमें किसी ठोस को काटना है, धातु को काटना है ना, तो उसके लिए हम जैसे लेजर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब भी हम विषमदैशिक पदार्थ, विषमदैशिक गुण पे जाएंगे तो वो अक्रिस्टलीय का गुण होता है। इसमें हम किसी भी दिशा से अगर उस पदार्थ को हम काटेंगे तो हमें जो गुण है वो समान मिलेंगे। किसी भी विमा से अगर हम काटेंगे तो हमें गुण समान प्राप्त होंगे। परंतु जब ये गुण हम बात करेंगे क्रिस्टलीय के लिए तो ये गुण बदल जाता है। अगर हम किसी भी दिशा से क्रिस्टलीय पदार्थों को काटेंगे तो जो हमें गुण प्राप्त होंगे वो भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होगा, समान गुण हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसी गुण को हम कहते हैं विषमदैशिकता। विषमदैशिकता, है ना। भिन्न भिन्न दिशाओं में जो गुण हमें प्राप्त होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे किसी भी क्रिस्टलीय ठोसों के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय के लिए। अक्रिस्टलीय में भी यदि हम इसको भिन्न भिन्न दिशाओं से इस पदार्थ को काटेंगे, अक्रिस्टलीय पदार्थ को, तो हमें जो गुण प्राप्त होंगे वो समान गुण प्राप्त होंगे। तो इसको हम कहेंगे समदैशिकता, समदैशिकता का गुण। ठीक है, तो ये एक जो बिंदु हमने यहाँ पे देखे हैं ये मुख्य रूप से एक था विषमदैशिकता का गुण। अब अन्य बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को अगर तेज धार वाले औजारों से काटा जाता है तो ये दो बराबर भागों में हम इसे बांट सकते हैं, जिससे हमें जो सतह प्राप्त होगी वो चिकनी और सपाट होगी। यदि आप किसी धातु को किसी औजार की मदद से अगर आप काटेंगे तो आप देखेंगे जो आपको सतह प्राप्त होती है उसकी एकदम सपाट प्राप्त होती है ना। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा मुख्य गुण हम देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोसों का होता है वो होता है वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। ये सभी कैसे पदार्थ होते हैं? वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। ये सभी वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल पदार्थों का जो मुख्य गुण होता है कि ये एक व्यवस्थित क्रम में रहते हैं। तो जहां भी ये व्यवस्थित क्रम में आ गए इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो इनके अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जब आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वह भी निश्चित हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों की जो गलन ऊष्मा होती है ना, यह सभी निश्चित होती है। एक निश्चित ऊर्जा पर ही ये ठोस जो होंगे वो पिघलेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर यदि हम क्वथनांक की बात करें तो एक निश्चित तापमान पर ही ये पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए जितने भी हम मुख्य गुण देखते हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहला
क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वह निश्चित होता है। दूसरा, यह ठोस अनाइसोट्रॉपिक होते हैं, इन्हें विषमदैशिक कहते हैं कि यदि हम किसी भी दिशा से इसे काटें, चाहे हम ऊपर से नीचे हम काट रहे हैं सामान्य भाषा में, या बाएं से दाएं काट रहे हैं, तो जो हमें गुण प्राप्त होंगे, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे अपवर्तनांक हो गया या विद्युत प्रतिरोधकता होगी, वो भिन्न भिन्न होंगी, है ना। तो ये गुण हमारा कहलाता है अनाइसोट्रॉपिक। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बिंदु हमने चर्चा करी वह थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यदि हम किसी औजार के माध्यम से इसे काटेंगे तो हमें जो सतह प्राप्त होगी वो कैसी होगी, सपाट और चिकनी प्राप्त होगी। अगला गुण जो हमने देखा था वह था गलन ऊष्मा का। गलन ऊष्मा जो होती है या जो इसका क्वथनांक होता है वह सभी क्या होते हैं, इनके निश्चित होते हैं, अभिलक्षणिक गुण होते हैं इसके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो दूसरा प्रकार है ठोस का वह है अक्रिस्टलीय ठोस। इन्हें हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये पदार्थ जो होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, मतलब इनका जो क्रम होता है वो अव्यवस्थित होता है, या इन्हें हम कहते हैं लघु पराशीय भी होते हैं, मतलब कुछ समय तक वह निश्चित क्रम में रहते हैं, फिर कुछ अधिक दूरी बढ़ने पर या इनके मध्य जो अणुओं की जो दूरी होती है, अंतराण्विक दूरी, वो कभी ज्यादा रहती है कभी कम रहती है, जिससे कि ये ठोस जो होते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, है ना। इनका एक मुख्य लक्षण यही है कि लघु पराशीय होते हैं। लघु पराशीय, लघु पराशीय का मतलब आप समझ गए होंगे। लघु पराशीय का मतलब होता है कि जो इसमें जो कण होते हैं उपस्थित, वो एक लंबी अवधि तक एक निश्चित क्रम में नहीं रह पाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे कि इसके मुख्य उदाहरण में आप देख रहे होंगे, प्लास्टिक है, कांच है, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है ना। इनको अगर हम किसी सांचे में, आप देखते होंगे प्लास्टिक की वस्तुएं या कांच की वस्तुएं आपने देखी होंगी, इनको जिस आकार में ढाला जाता है उसी आकार में हमें वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो इनका अर्थ ये हुआ कि इनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन भी हम इनका बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसका पॉइंट देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम एक प्रश्न जो बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। आप सभी देखते होंगे कांच एक ठोस पदार्थ है ना। आपकी पूर्व जानकारी में यही होगा कि कांच क्या है, ठोस पदार्थ है, परंतु वह ठोस पदार्थ तो है पर वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत आता है ना। कांच में एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं हम आशीतित गुण कहलाता है। ये गुण कौन सा गुण होता है, जब किसी ठोस में टेम्परेचर में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है या तापमान बढ़ जाता है, तो यदि ठोस में अगर बहने का गुण आ जाए, है ना, वो प्रवाह करने लगे उसके कण, पर ये जो बहने का जो क्रम होता है वो अति मंद गति से होता है, बहुत ही धीमे धीमे होता है, मंद गति से होता है ना, जिससे हम इसके प्रभाव को देखने के लिए कई साल लग जाते हैं इसको देखने के लिए। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है जो हमारा कांच, तो आप अगर पुरानी इमारतों में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो कांच की जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, किसी कोई वस्तु है, तो आप देखेंगे ऊपर से वह पतली दिखाई देती है और नीचे से वो मोटी हो जाती है। इसका कारण ये है कि वह कांच के जो अवयवी कण है वो धीरे 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 टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे प्रवाह करके नीचे, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी के कारण क्या होता है, पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, तो वह पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं। परंतु ये जो प्रक्रिया होती है बहुत मंद होती है ना। इसीलिए इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि अति प्राचीन सभ्यता के, है ना, अगर बहुत पुराने समय में अगर आप किसी पुरानी इमारत में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की अगर आप देखेंगे तो खिड़कियां जो होंगी ऊपर से कांच की जो होंगी पतली होंगी और नीचे उसकी सतह कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोट्रॉपिक गुण, समदैशिकता का गुण, है ना। समदैशिकता का गुण जो अभी हमने इससे पहले देखा था, क्रिस्टलीय ठोस में होती है विषमदैशिकता और अक्रिस्टलीय ठोस में होती है समदैशिकता। समदैशिकता के गुण का अर्थ वही था कि यदि हम किसी भी अक्रिस्टलीय पदार्थ को किसी भी दिशा में अगर हम काटेंगे तो हमें जो गुण होंगे वो समान प्राप्त होंगे। इस गुण को हम कहते हैं समदैशिकता का गुण, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं, अच्छा ये गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये लघु पराशीय होते हैं, मतलब इनका जो क्रम होता है एक निश्चित अवधि तक समान होता है। यदि आप यहाँ पे भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अगर इतना ये एक
प्रकार से व्यवस्थित लग रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे इसकी व्यवस्था थोड़ा बदल जाती है। यहाँ पे इसी घेरे में अधिक अवयवी कण उपस्थित है, पर यहाँ पर क्या है, कम संख्या में अवयवी कण उपस्थित है। मतलब ये क्रम निश्चित नहीं रहा है ना, ये क्रम यहाँ तक आते आते अवयवी कणों का में संख्या में वृद्धि हो गई है। तो इसी को हम कहते हैं लघु पराशीय गुण, है ना। इस लाइन में आप देख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति जो होती है वो आइसोट्रॉपिक होती है, समदैशिक होती है, क्योंकि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है ना, तथा सभी दिशाओं में इर्रेगुलर अनियमित अरेंजमेंट होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम बहुत मुख्य टॉपिक जो है, ये अभी जो हमने बात करी थी, ये मैंने साइड में थोड़ा प्रीवियसली, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ये एक छोटी जानकारी थी। अब जो मुख्य जो टॉपिक आज का जो मेरा रहेगा पढ़ाने का, वह रहेगा यूनिट सेल या एकक कोशिका, जिसको आप सब यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। यूनिट सेल आपने पूर्व की कक्षा में बायो में एक चैप्टर पढ़ा है, कोशिका के बारे में आप सभी पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जो पूरे शरीर का निर्माण करती है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ेंगे एकक कोशिका के बारे में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है वो किस प्रकार बनते हैं, है ना, तो उसके बारे में हम आगे की जानकारी इसमें देखेंगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके निर्माण की जो सूक्ष्मतम इकाई है ना, किसी भी क्रिस्टल की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह कहलाएगी उसकी यूनिट सेल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे शरीर का निर्माण जिस प्रकार कोशिका से हुआ है, उसी प्रकार से किसी क्रिस्टल का निर्माण उसकी एकक कोशिका से होता है ना। आप अगर ध्यान से एक बार इस लाइन को दोबारा समझे कि किसी भी क्रिस्टल का निर्माण जो होगा वो उसकी एकक कोशिका से ही होगा। अब उसके जो मुख्य बिंदु है उसको हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एकक कोशिका जो होती है वह एक निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, है ना, एक दीर्घप्राशीय क्रम में। अभी हमने क्रिस्टलीय ठोस का गुण देखा था, दीर्घप्राशीय मतलब एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, एक लंबी व्यवस्था में, एक निश्चित क्रम में जब ये व्यवस्थित होंगी हमारी यूनिट सेल एकक कोशिकाएं, तब वह एक क्रिस्टल का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो पुनरावृत्ति होकर किसी पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। एकक कोशिका नियमित त्रिविमीय 3D है ना, त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाओं में रूप में व्यवस्थित होती है तो क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। एकक कोशिका में वे समस्त गुण होते हैं जो क्रिस्टल जालक में पाए जाते हैं। अब मुख्य बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों विमाएं त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है NaCl का। यह एक यूनिट सेल है, एक एकक कोशिका है, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा एक क्रिस्टल है, ये पूरा एक क्रिस्टल है ना। तो आप देखेंगे इस पूरे क्रिस्टल के अंतर्गत ही छोटी छोटी क्या है, एकक कोशिकाएं व्यवस्थित है। ये सभी एक एकक कोशिकाएं हैं जो सभी आपस में एक निश्चित क्रम में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर रही है ना। ये एक यूनिट सेल है ना। ये यूनिट सेल इसी के समान आप देख रहे होंगे, बगल वाली ये यूनिट सेल है। ये सभी क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है। तो ये सभी यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या कर रही है, एक क्रिस्टल का निर्माण कर रही है। समझ में आ गई कि हम क्यों कह रहे हैं, हम यूनिट सेल को हम क्या कह रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल की सूक्ष्मतम इकाई कह रहे हैं, है ना, कि वह सूक्ष्मतम इकाई है किसी भी क्रिस्टल की यूनिट सेल जो पूरे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करे। एकक कोशिका, यूनिट सेल को हम कहते हैं एकक कोशिका ना, यूनिट सेल। तो अब डेफिनेशन हम इसके जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी अवयवी कण मिलकर क्या करते हैं, एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। अच्छा, थोड़ा एक मुख्य बिंदु हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। अगर ये यूनिट सेल है तो इसमें आप देख रहे होंगे ये गोले किस प्रकार बनाए गए हैं।
ये यूनिट सेल के अंदर जहां जहां हमारे कोई अवयवी कण पाए जाएंगे वह हमारे कहलाएंगे जालक बिंदु। क्या कहलाएंगे? जालक बिंदु कहलाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी एक यूनिट सेल है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये पूरी एक यूनिट सेल है ना। और यहाँ पर आप जो एक गोले देख रहे हैं ये सभी अवयवी कणों की स्थिति को दर्शा रहे हैं। जहां जहां अवयवी कण उपस्थित होंगे किसी भी यूनिट सेल में उन्हें हम कहेंगे जालक बिंदु। क्या कहलाएंगे वे सभी? जालक बिंदु कहलाए जाएंगे। लैटिस पॉइंट कहते हैं इन्हें, जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। ये किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की स्थिति को दर्शाते हैं, है ना। ये किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे हम इसी डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये NaCl को दर्शा रहा है कि NaCl के आयन किस स्थिति में उपस्थित है किसी भी क्रिस्टल में। अगर ये पूरा एक NaCl नमक सॉल्ट का क्रिस्टल है तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि जहां भी ये आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये सभी सोडियम आयन को दर्शा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सोडियम आयन की अवयवी कण। इसको हम क्या कह सकते हैं? अवयवी कण किस रूप में उपस्थित है? आयन के रूप में उपस्थित है। और आप यहाँ देखेंगे जो ये बड़े आपको गोले दिखाई दे रहे होंगे ये सभी किसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं? ये क्लोराइड आयन को दर्शा रहे हैं। किसमें? NaCl के एक क्रिस्टल में। तो जहां जहां हमारे अवयवी कण पाए जाएंगे वह किसी यूनिट सेल का क्या कहलाएगा? जालक बिंदु कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? जालक बिंदु कहलाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, है ना, इसको कहते हैं हम लैटिस पॉइंट। तो अब यदि हम कहें, अब से पूछा जाए कि यूनिट सेल किसे कहते हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति के पश्चात जो हमें एक संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक क्रिस्टल कहते हैं। और उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई हो जाएगी वह हमारी यूनिट सेल हो जाएगी, एकक कोशिका हो जाएगी। और एकक कोशिका में भी जहां अवयवी कण पाए जाएंगे वह कहलाएंगे हमारे जालक बिंदु। ठीक है, ये पूरा हमारे क्रिस्टल है। इसमें जो ये संरचना ये हमारी क्या है? ये हमारी यूनिट सेल है। और जो यहाँ ये पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें ये सब क्या है? इसके जालक बिंदु। जालक बिंदु जिसकी अभी हमने डेफिनेशन आपको समझाई थी। अब यहाँ इसमें डायग्राम में अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि एक हमारी एक ये यूनिट सेल है तो इसमें ये जो स्थितियां हमें दिखा रही है ये है जालक बिंदु। जालक बिंदु अर्थात हमारे अवयवी कण। अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है या अणु हो सकता है। ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल हमने किसका लिया था? NaCl का लिया था, है ना। जैसे इसको हम कह सकते हैं ये Na का अवयवी कण है, जालक बिंदु हो गए हमारा। यदि अगर इसको हम Cl माने तो ये एक और हमारा क्या हो गया? जालक बिंदु हो गया किसी भी यूनिट सेल में। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण चाहे वह परमाणु हो, आयन हो या अणु हो, जिन नियमित बिंदु पर स्थित रहते हैं उसे हम कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है स्लाइड इसी में देखते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका, है ना। ये पूरी हमारा यदि क्रिस्टल है तो इसमें जो मैंने ये कलर में दिखाया है ये हमारी एक क्या है? यूनिट सेल है। ये पूरे क्रिस्टल की क्या है? एक यूनिट सेल है। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो पुनरावृत्ति होकर किसी पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ये इसका मुख्य बिंदु है वो यह है कि एकक कोशिका एक नियमित क्रम में होनी चाहिए, त्रिविमीय व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब तीनों डायरेक्शन से क्या होनी चाहिए? एक रूप होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना, व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जब ये व्यवस्थित हो जाएंगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। अच्छा, प्रत्येक एकक कोशिका जो भी इसमें यूनिट सेल है जो किसी क्रिस्टल का निर्माण करेगी उनके परस्पर जो गुण धर्म है वो भी क्या होंगे? समान होंगे, है ना, भिन्न भी नहीं होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक NaCl है तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। अब हम क्या कहेंगे इस स्थिति को? जालक बिंदु कहेंगे, जालक बिंदु।
तो आप अब यदि आपसे पूछा जाए तो कितने जालक बिंदु आपको इसमें दिख रहे हैं, इसमें क्रिस्टल में, तो आप गिन सकते हैं। सोडियम के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने जालक बिंदु हैं, 6 क्लोराइड के। और सोडियम का कितना दिख रहा है, 1। कितना है सोडियम का, 1। तो क्लोरीन कितने जालक बिंदु पर स्थित है, 6। और सोडियम कितने जालक बिंदु पर स्थित है, 1, है ना। तो आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल में हमने दर्शाया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको यदि हम एक प्रश्न इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर सोडियम की यहाँ पर पूछी जाए उपसह संयोजन संख्या, है ना, उपसह संयोजन संख्या मतलब ये कितने अन्य आयनों से जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि इसके चारों ओर कितने आयन समीपस्थ, मतलब समीप होने चाहिए स्थित, कितने आयन समीपस्थ स्थित है। तो आप देख सकते हैं जो एक सोडियम आयन है हमारा, जो एक सोडियम आयन है हमारा, वो कितने समीपस्थ आयन से व्यवस्थित है, 6 क्लोरीन आयन के साथ व्यवस्थित है। तो सोडियम की जो उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सोडियम की जो उपसह संयोजन संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है बच्चों। अगर इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ देखें दूसरे तरीके से, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि इसको हम यहाँ पर क्लोरीन माने, है ना, तो क्लोरीन कितने, और ये ग्रीन वालों को हम अगर सोडियम आयन माने या जालक बिंदु माने, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन जो है वो कितने जालक बिंदुओं से घिरा हुआ है, कितने समीपस्थ उसके अवयवीकरण उपस्थित है, तो आप गिन पाएंगे यहाँ पर कितने हो रहे हैं अवयवीकरण, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की उपसह संयोजन संख्या पूछी जाएगी तो वह कितनी होगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। तो किसी क्रिस्टल में अब यदि हम उपसंयोजन संख्या को यदि पूछा जाता है हमसे, तो हम इस प्रकार से भी उसको देख सकते हैं। आपके वैसे कक्षा 12 में एक चैप्टर भी अलग से उपसंयोजक यौगिक नाम से है, उसमें भी आप आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेल के बारे में। अभी हमने यूनिट सेल देखी कि यूनिट सेल को किसे कहते हैं, अब उसके भी हम प्रकार इसमें देखेंगे। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यूनिट सेल के मुख्य प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका वह है आद्य यूनिट सेल, है ना, इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो मतलब सबसे साधारण जो सेल होगी हमारी, जो हमारी यूनिट सेल होगी वह होगी एससीसी टाइप। इसमें हम आगे देख एससीसी टाइप भी इसे कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड। ये हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। दूसरी हमारी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसमें हम बीसीसी टाइप देखेंगे, एलसीसी टाइप देखेंगे और ईसीसी टाइप देखेंगे। तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई समस्या होगी तो कोई प्रश्न इनसे संबंधित जो आज विषय पढ़ाए गए हैं होंगे तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो वैसे मुख्य टॉपिक मेरा यूनिट सेल था, पर समय अभी थोड़ा कम हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से मैं इसको स्टार्टिंग से लूँगी। इस जो मैंने अभी टॉपिक आपको पढ़ाया यूनिट सेल का, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। आशा करते हैं कि आप भी जो आज आपने पढ़ा उसको घर में जाके थोड़े से रिवाइज करेंगे। और थोड़ा मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि यदि आप घर से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर करके लाएंगे तो अच्छा होगा, है ना। वो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, बोर्ड में भी कई बार उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर इसी से आगे बढ़ा के उसमें चर्चा करेंगे, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे कि आप खुद से भी थोड़ा सा तैयारी करके आएंगे। धन्यवाद।